ठीक है, तो हमारे पास जो एम्परसेंट साइन होता है ये बेसिकली हमारा साइन होता है रेफरेंस का। अब लेट्स सपोज हमने लिखा x इज इक्वल टू 5 और हमने ये फंक्शन कॉल कर लिया। इस फंक्शन के अंदर हम सिंपल कर रहे हैं प्रिंट। अभी तो हमारा कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब सिंपल जैसा एज इट इज वो शो कर रहा है। अब लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं इस फंक्शन के बाद भी $x को प्रिंट करवाता हूँ। मतलब अपने फंक्शन को इस स्कोप ऑपरेटर, ये जो हमारा फंक्शन है, इसको चलाने के बाद भी जो हमारा वेरिएबल था ये $x उसको प्रिंट करवा रहा हूँ, और इसमें आप देखोगे कि कोई अभी फर्क नहीं आएगा फिलहाल। फॉर द टाइम बिंग ये 5 ही प्रिंट कर रहा है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ लेट्स सपोज x प्लस इक्वल $1 या लाइक 5 कर देता हूँ। इस ये बेसिकली इक्वलेंट है कि आप लिख रहे हो $x इज इक्वल टू $x प्लस 5। ये इसके इक्वलेंट है। अब आप इसको रन करते हो तो आप देखोगे कि ये 10 कर दिया उसने, और फंक्शन के बाहर भी 10 कर दिया। मींस ये मेरा रेफरेंस था कि मैंने इसको रेफरेंस दिया यहाँ पे कि $x को, x मेरा रेफरेंस है। जो वैल्यू उसकी पहले थी ना, मतलब जो उसकी वैल्यू ग्लोबल स्कोप में थी, उसने उसी को ट्रीट किया और अपडेट भी उसी को कर दिया। ये देखो, ये फंक्शन के बाहर हमने यूज किया, लेकिन उसने वैल्यूज की वही वाली यूज किया जो फंक्शन के अंदर हमने अपडेट किया। ये है पास बाय रेफरेंस। वही है। अब मैं एम्परसेंट खत्म करता हूँ। अब वैल्यू आपको मिलेगी, फंक्शन के अंदर तो वो 10 कर देगा, लेकिन फंक्शन के बाहर 5 रहेगा। मीन्स के उन्होंने अंदर काम तो उसका कर दिया है, लेकिन उसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं हुई। वो नॉर्मल पर्सन ही है। फंक्शन के अंदर काम वगैरह उसने किया, लेकिन फंक्शन से जब बाहर आके देखा ना हमने, तो वो फंक्शन की वैल्यू वही है। यानी ये पास बाय वैल्यू में ये होता है कि आपका जो मेन वेरिएबल होता है जो आप पास करते हो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। पास बाय रेफरेंस के ऊपर आप कहते हो कि एज इट इज जो वैल्यू फंक्शन चेंज करता है ना, जो अंदर चेंज हुई है वैल्यू, वही वैल्यू उसकी सेट भी करते हो। अब इसका अगर हम प्रोग्रामिंग बैकएंड पे जाके देखें तो हमारा बेसिकली ना एक मेमोरी क्रिएट होती है। जब एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं हम, उसकी मेमोरी क्रिएट होती है बैकएंड पे। अब जब हम पास बाय वैल्यू यूज करते हैं तो वो सेम मेमोरी नहीं यूज करता, मतलब फंक्शन के आर्गुमेंट्स की मेमोरी अलग बनाता है, और हमारे जो सिंपल वेरिएबल जो हमारे मेन स्टैक पे जैसे ग्लोबल स्कोप में लिखे हैं उनकी मेमोरी अलग बनाता है। लेकिन जब हम लोग पास बाय रेफरेंस करते हैं तो वो जो एक मेमोरी बनी होती है ना मेन ग्लोबल स्कोप की, वो उसी मेमोरी का रेफरेंस स्टोर कर देता है फंक्शन के एट्रीब्यूट के अंदर। नई मेमोरी क्रिएट नहीं करता, सिर्फ उसका रेफरेंस अपने पास याद रखता है कि यार हाँ ये इस चीज का रेफरेंस है, बस। तब फिर जो भी चेंज होता है वो एक्चुअल मेमोरी में ही चेंज हो रहा होता है। जिस तरह ये एम्परसेंट का साइन लगाया था तो हमने एक्चुअल मेमोरी में चेंज हो रहा था। ये पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस हमारे पास आ गया। इसके अलावा हम फंक्शन देखते हैं। लेट्स सपोज हम एक फंक्शन बनाते हैं सम। इसके अंदर हम एट्रीब्यूट वेरिएबल पास कर लेते हैं नंबर 1। आप ऑनलाइन जाके देखोगे आपको XYZ इस तरह की चीजें नजर आएंगी। XYZ कभी भी नहीं रखना, ABCXYZ मीनिंगफुल नेम रखने हैं हमेशा, ताकि आप लोगों को कोड कल को समझ भी आता रहे। अब लेट्स सपोज हम यहाँ पे रखते हैं कि सम है, ये 2 नंबर को सम करेगा। अब फंक्शन की ना बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है रिटर्निंग फंक्शन, एक होता है वॉइड फंक्शन। ये हर लैंग्वेज के अंदर यही है। या तो कोई फंक्शन ऑपरेटर करके काम करके वो रिटर्न करता है हमें वैल्यू, या वो स्टोर कर देता है। अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लो कि फॉर एग्जांपल हमारा कोई एक बंदा है जिससे हमने काम करवाना है। हम उसको, आप लाइक अपनी बाइक रजिस्ट्रेशन के लिए गए हो, आप बाइक रजिस्टर करवाते हो, तो वो बाइक रजिस्टर करवा के आपको एक स्लिप दे देता है, लेकिन पूरा रिकॉर्ड निकाल के नहीं देता कि यार ये आपका पूरा रिकॉर्ड है, नादरा में आपका ये नंबर है, नादरा चेसिस आईडी ये है। वो आपको एक स्लिप निकाल के दे देता है कि यार आपका काम रजिस्टर हो गया, ये उसकी अथेंटिकेशन है। उस केस के अंदर वो क्या कर रहा है, वो अपना काम पूरा कर रहा है, मतलब सिस्टम के अंदर उसने पूरा आपका आईडी कार्ड, आपका एड्रेस वगैरह हर चीज लिखी है, लेकिन आपको प्रॉपर वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। काम उसने कर दिया आपका, लेकिन उसने आपको कोई प्रॉपर वैल्यू रिटर्न नहीं की। उसको हम कहते हैं वॉइड फंक्शन, जो हमारी रिटर्न नहीं कर रहा होता चीज पे। काम कर रहा है वो अपना, जो उसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी है, लेकिन उसने काम नहीं किया। प्रोग्रामिंग के अंदर इस तरह आते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि जो भी हम वेरिएबल पास करें, स्ट्रिंग पास करें, उसको वो इंक्रिप्ट करके डेटाबेस में स्टोर कर दें। अब इस केस के अंदर उसे हमें कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है।
वो सिंपल एक काम चलाएगा, उसके अंदर जो भी हम स्ट्रिंग देंगे उसको इंक्रिप्ट करेगा, डेटाबेस में स्टोर कर देगा, खत्म हो जाएगा। हम मेक श्योर कर रहे हैं कि यार वो फंक्शन चल रहा है। अब एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि एक स्ट्रिंग, आप ये चेक करो स्ट्रिंग को, इज आपने बनाया लेट्स सपोज इज प्राइम नंबर, कि मैंने जो नंबर पास किया है वो प्राइम नंबर है या नहीं, या इवन है या नहीं। उस केस में क्या होता है, आप उसको कहते हो कि जब, अच्छा एक और सिनेरियो है कि प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी जिस फंक्शन के साथ इज लगा होगा ना, इज ट्रू, इज प्राइम नंबर, इज अ नंबर, इस फंक्शन का मतलब है वो फंक्शन हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है, और एनीथिंग अदर देन जीरो इज ट्रू। ये भी अपने जहन में याद रखना है। कई दफा हम लोग ऐसे करते हैं कि इफ एल्स लगा रहे होते हैं, तो इफ एल्स के अंदर हम लोग इस तरह की कंडीशन लगा देते हैं, लाइक कि एक्स हमारा एक वेरिएबल है, उसमें ट्रू या फॉल्स आता है, तो हम कई दफा ऐसी कंडीशन लगाते हैं, एक्स इज इक्वल टू ट्रू, ये वाली कंडीशन। अब उसका नुकसान क्या है, ये चीज मीनिंगलेस है। अगर एक्स ट्रू है तो जो भी यहाँ पे वैल्यू अगर ट्रू होगी तो ये तो चल जाएगा, हमें एक्स इज इक्वल टू ट्रू लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। ये कंडीशन आपने ऑप्टिमाइज करनी है। हम यूनिवर्सिटी लेवल पे, निचले लेवल पे जब काम कर रहे होते हैं तो हम ये कंडीशनें लगाते हैं, क्योंकि तब हमें आइडिया नहीं होता। जब आप इंडस्ट्री में जाते हो आपको पता लग गया कि यार ये ट्रू टर्न कर रहा है, तो ये तो मीनिंगलेस है चीज। अब फॉर एग्जाम्पल आपने लगानी है कि एक्स अगर फॉल्स हो तो ये चले। अब फॉल्स को करने का मतलब ये है कि ट्रू ना हो, तो ट्रू ना हो तो नोट का साइन लगा दें। अब भी ये लगाने की जरूरत नहीं कि एक्स नॉट इक्वल्स टू ट्रू हो, एक्स नॉट इक्वल्स टू फलाना हो तो ये चले। अब कई दफा कंडीशन आप लोग लगाते हो कि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो हो। फॉर एग्जाम्पल आप कोई कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हो, अगर आपके एंड दी एंड आपके पास जीरो बचता है, तो आप कहते हो कि यार हाँ, फिर भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे जीरो लिखा होगा तो ये फॉल्स कंसीडर होगा। अगर यहाँ पे जीरो से बड़ी कोई भी चीज लिखी हुई है वो हमेशा टू कंसीडर होगी। अगर आप चाहते हो कि अगर आपका रिमेंडिंग नंबर वन से ज्यादा है, आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है कि ये ग्रेटर देन जीरो हो, ये कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जब भी यहाँ पे एक्स लिखोगे, अगर इसमें जीरो से बड़ी कोई भी वैल्यू आएगी तो ये ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लेगा कि ये ट्रू है। सवाए जीरो के हर नंबर हमारा ट्रू है। यहाँ पे आइदर हम मतलब ये लिख दें, आइदर हम जो मर्जी लिख दें, यहाँ पे ये ट्रू ही कंसीडर होगा। अच्छा, इसके अलावा जो हमारी दूसरी चीज है वो फंक्शन कर रहे थे हम। फंक्शन में ये है, लेट्स सपोज हमने नंबर डिफाइन किए हैं, हम कह देते हैं यहाँ पे कि सिर्फ इको कर दो num1 प्लस num2। यहाँ पे हम सम करते हैं और हम इसको पास कर देते हैं 2 + 4। 2 + 4 6 प्रिंट कर दिया। इन दिस केस फंक्शन वो कर रहा है जो हम चाहते हैं, लेकिन वो हमें रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, वो अपना काम पूरा कर रहा है। हमने उसको कहा कि यार जो भी सम है वो प्रिंट करवा दो स्क्रीन पे, अपना काम फंक्शन ने कंप्लीट कर दिया, लेकिन हमें रिटर्निंग वैल्यूज ने कुछ नहीं दी। ये रिटर्न फंक्शन नहीं है। ये फर्स्ट टाइप है। दूसरी टाइप है फंक्शन की कि मैं कहता हूँ लेट्स सपोज मल्टीप्लीकेशन का है, और मैं कहता हूँ इसमें वैल्यू रिटर्न करो। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 × 8। अब क्या होगा, ये हमें यहाँ से वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे ये 16 आ रहा है, 8 × 2 = 16, ये 16 इसकी आउटपुट है। मतलब ये फंक्शन का काम है, इससे कोई गर्ज नहीं है क्या प्रिंट करना है, हमने क्या प्रिंट नहीं करना। इसका सिंपल सा काम ये है कि उसने जो भी वैल्यू आप लिखते हो उसको उसने मल्टीप्लाई करना है और आपको रिटर्न कर देना है। बाकी आपकी जिम्मेदारी है, जो करना है करो, नहीं करना ना करो। जो मैं पहले आप लोगों को बता रहा था फंक्शन, अब आप फॉर एग्जाम्पल कहते हो ये है इज इवन, इसको आप कुछ भी पास करो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये आपको बताए कि आपका जो नंबर आपने पास किया वो इवन है या नहीं है, तो आप इसमें क्या करोगे, रिटर्न num1 mod 2 इक्वल इक्वल 0। अब इसमें क्या हो रहा है, वो num1 का मोड ले रहा है 2 के साथ। टू मोड का तो आपको आइडिया होगा, डिवाइडर है। इसका मोड की बेसिकली बैकएंड पे लॉजिक ये होती है कि वो ये चेक करता है कि 2 इज फुली, नंबर 1 इज फुली डिवाइडेड ऑन 2।
या नहीं, डिवाइडेड आता है कि एंड पे रिमाइंडर तो नहीं बचता हमारे पास। अगर रिमाइंडर हमारा जीरो आ गया तो मीन्स वो टू के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो टू पे डिवाइडेबल है, रिमाइंडर जीरो आता है, वरना फॉल्स करेगा। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास, यहाँ अगर नम मोड डबल इक्वल जीरो, अब ये ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, हमारा काम हो रहा है। हमने यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल इस फंक्शन को कॉल करना है तो हम इस फंक्शन को इस तरह कॉल करेंगे कि इफ इज इवन, और इसके अंदर हम लेट्स सपोज 6 पास कर देंगे। तो यहाँ पे जो मर्जी हम इसके साथ कर सकते हैं, अगर इवन नंबर है तो इसके अंदर ही फलाना नंबर ऐड कर दो, ओड नंबर है तो इसके अंदर फलाना चीज ऐड कर दो। ये वेरिएबल स्कोप ही हो गए, हमने फंक्शन को भी देख लिया। फंक्शन इस तरह ही डिफरेंट टाइप्स हैं, फंक्शन जितने मर्जी बनाते रहो, कोई इसमें कोई स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं है, वॉइड शॉइड वाला काम नहीं है, वो आप ऊपर ही साइड पे जाओगे जब क्लासेस के अंदर पीएचपी के अंदर जाओगे उसमें काम आता है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि जब तक आप लोग सिंपल प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तब तक आप पीएचपी पे रहो। जब आप लोगों को इंटरेस्ट डेवलप हो कि आप लोग चाहते हो कि यार मैं क्लासेस की तरफ जाऊं, मैंने पीएचपी सीख ली है, मेरा मतलब कमांड आ गया, और आजकल हमारी इंडस्ट्री में ये रिवाज है कि हम लोग कहते हैं कि भाई पीएचपी पे काम नहीं आ रहा। मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ पीएचपी पे, बहुत काम है, ये बातें हैं। आप किसी को बताओगे जाके यूनिवर्सिटी में किसी दोस्त को कि यार पीएचपी, वो कहेगा यार पीएचपी तो बड़ी पुरानी हो गई है। ऐसा नहीं है, पीएचपी के लेटेस्ट वर्जन चल रहे हैं, पीएचपी के अंदर बेशुमार काम हो रहा है। कोर पीएचपी की बात बता रहा हूँ, अभी आपको फ्रेमवर्क की बात नहीं बता रहा मैं, कोर पीएचपी के अंदर बेशुमार काम हो रहा है। मकसद क्या होता है पीएचपी स्टार्ट करने का, जो हर बिगनर जो होता है वो वेब डेवलपमेंट में आके पीएचपी स्टार्ट करता है, उसकी रीजन सबसे बड़ी ये होती है कि आपको पीएचपी के अंदर इतनी आसानी मिलती है जो कोई लैंग्वेज प्रोवाइड नहीं करती। पीएचपी के अंदर कोई इन्वायरमेंट नहीं, पीएचपी के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जहां मर्जी फाइल बना के जहां मर्जी कोड लिख दो, इंक्लूड करवा दो। आप एक कोड लिख रहे हो एचटीएमएल का, एचटीएमएल के अंदर कहीं पे स्टॉप करके कहीं पे पीएचपी के टैग डाल के उसका बैकएंड का कोड ले आओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। कहीं पे जो मर्जी जितनी दफा मर्जी वेरिएबल इनिशिएट करो, कोई रोला नहीं। कोई फॉर्मेट का मसला नहीं, फॉर्मेट हम रखते हैं अपने कोड को अच्छा करने के लिए, लेकिन बाकी जितनी लैंग्वेजेस हैं वो फॉर्मेट को भी प्रेफर करती है। लाइक आप पाइथन पे जाओगे, अगर आपने एक लाइन ऐसे है ना, ये फंक्शन की लाइन, ये तो सूली तौर पे मैंने सही, अगर आप ऐसे लिखोगे पाइथन आपको कोड चलाने ही नहीं देगा। वो एक बिगिनर के लिए एक अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि बिगिनर जो बंदा कोडिंग स्टार्ट करता है उसके लिए नहीं इतना फर्क है भाई वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है या वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। हाँ, अगर आप पाइथन के अंदर इतनी स्पेस भी दे देते हो ना तब भी वो आपको एरर देगा। वो चाहता है कि एक प्रॉपर इंडेंटेशन यहाँ से चल रही हो, कि मतलब मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ तो ये प्रॉपर कोड जो नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स हैं वो अंदर हो, फिर इसके जो अगले नेक्स्ट एलिमेंट सारे एक प्रॉपर अलाइनमेंट में हो। तो एक बिगनर के लिए मसला होता है। दूसरी बात, पीएचपी को अगर आप लोग अच्छे तरीके से कर लेते हो, अच्छे तरीके से मुराद अच्छे तरीके से, जिसमें आप लोगों को मैं एक चीज देता हूँ या आप लोगों के जहन में कोई चीज आती है तो आप लोगों के जहन में जो है ना ये बात क्लिक हो जाए, हाँ यार मैं इसको ऐसे करूंगा, आप जिस मर्जी लैंग्वेज में चले जाओ, कोई मसला नहीं होगा, जिस मर्जी लैंग्वेज में। वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन का बंदा इस टाइम दुनिया में है ही नहीं, अच्छा बंदा जिसको नॉलेज हो। अब उसकी रीजन क्या है, जो बंदा वर्डप्रेस सीखता है जब उस बंदे को पीएचपी आती है तो वो बंदा चला जाता है लारावेल की तरफ। वो लारावेल की तरफ चला जाता है सोच के कि यार एमवीसी फ्रेमवर्क पे स्कोप है, पीएचपी पे स्कोप नहीं है। लेकिन जिस बंदे को वर्डप्रेस आती है और जिस बंदे को पीएचपी आती है वो कस्टमाइजेशन की तरफ जाता है। ज्यादातर आपके क्लाइंट्स आते हैं, लोग आसान चीज चाहते हैं। कोई भी बंदा आपके पास आता है वो क्लाइंट आपको ये कहेगा कि आके यार मैंने एक वेबसाइट बनानी है, मैं चाहता हूँ ऐसी वेबसाइट बना के दो जो मैं खुद भी एडिट कर सकूँ, लेकिन मैंने बीच में बैकएंड भी करना है। अब जो पीएचपी वाला बंदा होगा या जो कस्टम वाला बंदा होगा वो बंदा कहेगा उसको आना ही आपने लारावेल की तरफ है, आपने लारावेल की तरफ आना है, आपने कस्टम फ्रेमवर्क की तरफ आना है। लेकिन अब जिस बंदे को आती है कस्टमाइजेशन वो कहेगा ठीक है इधर ही आओ। लाइक आपने एसीएफ प्लगइन किया, वो आपको कस्टमाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो भी एक लिमिटेड कस्टमाइजेशन है, वो भी एक लेवल पे जाके साथ छोड़ देगा, आपको कहेगा यार मैं लिमिटेड हूँ यहाँ पे। लेकिन आपको आइडिया है, आप कोड के अंदर आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि कोड के अंदर जाके आप किस तरीके से प्लगइन की फाइल एक्सेस करते हो, प्लगइन की फाइल एक्सेस करके वहां पे अपना कोड डालना, उसको चेंज करना, अपना प्लगइन बनाना, ये सारी चीजें जो हैं तब तक आती हैं जब आपको पीएचपी आती हो। मैं वर्डप्रेस डेवलपर नहीं हूँ, वर्डप्रेस डेवलपर का इतना काम होता है कि मुझे वर्डप्रेस डेवलपर बता देता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कोड ये कर रहा है, सर मैंने ये चेक कर लिया। मेरा काम होता है मैं उसको पीएचपी की स्क्रिप्ट लिख के दे देता हूँ, वो पीएचपी की स्क्रिप्ट वहाँ पे इंटीग्रेट करता है।
हमारा काम हो जाता है। तो स्कोप हर चीज का है। जो बंदे आपको कहें कि अगर आप चले जाओगे फ्रेमवर्क की तरफ, तो उधर वाली पीएचपी और इस वाली पीएचपी में बहुत आसमान जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप ये सोचते हो कि पीएचपी हम लारावल वाली पीएचपी कर लेते हैं, उसका इधर आके हम कस्टमाइजेशन भी कर लेंगे, कभी भी नहीं आएगी। जब आपको पीएचपी आ जाएगी, पीएचपी बेसिकली जिस तरह आपने सी प्लस प्लस सीखी, यूनिवर्सिटी में सी प्लस प्लस हम पढ़ाते हैं, ये लैंग्वेज पढ़ाते हैं, बेसिक लैंग्वेज पढ़ाते हैं, आपने बेसिक लैंग्वेज सीख ली। बेसिक लैंग्वेज के बाद आप ऊपर जाते हो तो आपको डिफिकल्टी नहीं होती, क्योंकि आपको बेसिक पता होता है कि प्लस कैसे करना है, इफ कैसे लगानी है, एल्स कैसे लगानी है, स्विच कैसे लगानी है, आपको आइडिया होता है। सेम इस तरह इधर केस है। हमारी जो चीज हम सारा कुछ इधर करेंगे काम, सारा काम आपकी सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। आपको जिस टाइम पीएचपी एक अच्छी आ जाएगी, आप कहोगे यार मैं कहूंगा, आप क्या कहोगे, आप तो कहोगे मुझे अच्छी आती है, मतलब कि आपको मैं काम दूं, आपको पता हो जेन में, अभी आपने कोड नहीं किया, आपने कोडिंग स्टार्ट भी नहीं किया, आपके जेन में ये क्लिक हो जाना चाहिए कि ये चीज ऐसे होगी। उस टाइम आप जिस मर्जी लैंग्वेज पे स्विच करना चाहो, रिएक्ट पे करो, जिस मर्जी चीज पे स्विच करो, आपको समझ आएगी, बिकॉज आपके कोड्स कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। लेकिन पीएचपी से जो आसान लैंग्वेज वेब के लिए कोई भी नहीं है, इससे आसान लैंग्वेज कोई नहीं है। अच्छा, अब हमारी डाटा टाइप्स आ गई। डाटा टाइप वही स्ट्रिंग, इंटीजर, बुलियन, अरे, ऑब्जेक्ट, नल। कंकैटिनेशन का मैंने आपको बता दिया, डॉट लगा के इसमें कंकैटिनेशन हो जाती है। कंकैटिनेशन होता है बेसिकली दो स्ट्रिंग को मर्ज करना, उसको कंकैटिनेशन कहते हैं। फिर उसके अलावा इंटीजर है। कुछ बेसिक फंक्शन आपको नजर भी आएंगे इसमें कि क्या क्या काम हो रहा है और क्या नहीं, वो थोड़ा बहुत आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा जो मेन चीज इसमें पढ़ने वाली है वो है अरेज। अच्छा, यहाँ पे अब अरे का सिनेरियो ये है कि जिस तरह हमारे पास अरे होती है पीएच, उसमें सी प्लस प्लस में सिंपल वही सिनेरियो, जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, 1 2 3 करके सारी आ जाती है। इस तरह प्रॉपर तरीके से आप इसको प्रिंट आउट करवा लो, ये प्रिंट हो जाएगी सारी। अच्छा, आप लोगों को इतना आइडिया होगा बेसिक, वैसे मैथ में लिस्ट में और सेट में क्या डिफरेंस होता है? लिस्ट में और सेट में, मैथ का क्वेश्चन है ये। रेंज तो सेट भी होते हैं। सेट बेसिकली हमेशा यूनिक होते हैं। सेट में कोई भी चीज रिपीटेड नहीं होती। आप चाहोगे भी रिपीटेड डालना तो वो रिपीटेड को इग्नोर कर देगा। लिस्ट के अंदर रिपीटेड आइटम्स भी आ जाते हैं। फिर आप एक वर्ड सुनते हो लिस्ट और टपल में फर्क, इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है इसका। बेसिकली बेसिक रोल ये है कि टपल्स जो हैं वो अपडेटेड नहीं होती। आप जब इनिशियलाइज कर रहे होते हो तो आप फिक्स कर देते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास जेंडर है, लेट्स सपोज आपको 3 जेंडर है, आप 3 जेंडर वहां पे मेंशन कर देते हो, उसमें कभी चेंज आना ही नहीं है। आपको प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में जाके वो चेंज नहीं करनी पड़ेगी। अगर फॉर एग्जांपल आपने वीक्स डिसाइड करने हैं, वीक डेज डिसाइड करने हैं, तो आपके पास 7 दिन ही है, वो कभी चेंज हो ही नहीं सकते, तो आप उसके लिए टपल स्टोर करते हैं। टपल यूज करते हो इसलिए क्योंकि इन चीजों ने कभी भी अपडेटेड नहीं होना। मंडे से लेकर संडे ही है, 1 से लेकर 30 दिन है या 31 दिन है, उसमें चेंजिंग आ जाती है, वो लिस्ट में स्टोर करते हैं। अच्छा, उसके अलावा अब जिस तरह ये क्लास वाला भी हम काम नहीं करेंगे। फिर उसके अलावा यहाँ पे हम चले जाते हैं प्रॉपर इफेक्ट्स का, आप सबको आइडिया, सेम इफेक्ट्स इसके अंदर भी है। इफेक्ट मैंने बता भी दिया आपको, लूप्स वगैरह, वाइल लूप, डू वाइल लूप, सबसे कम नजर आने वाला लूप डू वाइल है। फोर लूप, फोर ईच लूप। वेब के अंदर, प्रोफेशनल इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला लूप फोर ईच लूप है। सबसे ज्यादा आपको यही लूप यूज करना पड़ेगा। बाकी भी लूप यूज होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन मोस्टली आपको फोर ईच लूप ही यूज होगा। जो एक अच्छा डेवलपर होगा हमेशा फोर ईच लूप यूज करेगा, दूसरे तरीकों के ऊपर नहीं जाएगा, इंडेक्सिंग वगैरह के लूप के ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अब हम देख लेते हैं फोर ईच लूप है क्या। ये कोड, अब हमारे पास कोड में अरे है कलर की, रेड ब्लू ग्रीन, रेड रेड ग्रीन ब्लू और येलो। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, आप यहाँ पे डिफाइन करते हो कलर्स। ये आपकी वो लिस्ट है जो ऊपर आ रही है, अरे बनी हुई है जो आपने बनाई हुई है। अच्छा, अरे और लिस्ट एक ही चीज है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको पीएचपी के अंदर कोई बंदा कभी कह देना कि ये पीएचपी के अंदर लिस्ट बना लो, तो मे बी वो
किसी और लैंग्वेज का बंदा वो लिस्ट वर्ड यूज कर रहा है, लेकिन वो है अरे ही। पीएचपी के अंदर लिस्ट होती नहीं है, अरे ही होती है, अरे ही काम करना होता है। अरे भी काइंड ऑफ लिस्ट ही है। अब यहाँ पे एज आ रहा है वैल्यू। अब कलर्स का मतलब है मल्टीपल कलर्स की जो हमने अरे बनाई है। फिर नेमिंग कन्वेंशन के अंदर जब भी आप एक अरे बना रहे हो, अरे इज ऑलवेज मल्टीपल को रिप्रेजेंट कर रही होती है। नेम्स, कलर्स, पर्सन, बुक्स, ये सारी चीजें आ रही हैं उसके अंदर, ये मल्टीपल लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए ऑलवेज इसको आपने मल्टीपल के लिए यूज करना है, मतलब कलर्स यूज करना है। कभी भी इसका नाम, अरे का नाम अपने कोड में कलर नहीं रखना। अब कई लोग होते हैं वो लिखेंगे कलर्स अंडरस्कोर ARR के कलर्स अरे। अपनी तरफ से उनकी साइंटिफिकली ये सोच है कि भाई मैं अगर ए लिखूंगा तो मेंशन करूंगा, लेकिन प्रोग्रामिंग में अगर आप कलर्स लिख देते हो वो लाजमी है कि यार इसमें मल्टीपल ही आएंगे। फिर यहाँ पे इसने लिखा हुआ वैल्यू, आप यहाँ पे लिखोगे कलर। अब इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली फॉर ईच लूप आपके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको डिवाइड कर देती है सिंगल सिंगल एलिमेंट के ऊपर। अब आप जब इसको चलाते हो तो ये देखो कलर्स एज कलर, मतलब एक कलर जो है ना आपका, वो इस टाइम रिप्रेजेंट करेगा पहले इंडेक्स को, फिर लूप की अगली आइट्रेशन आएगी फिर वो रिप्रेजेंट करेगा दूसरे इंडेक्स को, फिर लूप की अगली आइट्रेशन आएगी वो करेगा तीसरे को, फिर लूप की आइट्रेशन आएगी वो करेगा चौथे को। इसमें ये होता है पहले रेड प्रिंट होगा, फिर उसका बीआर लगाया हुआ उसने, नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा ग्रीन, फिर ब्लू, फिर येलो। ये फॉर ईच लूप है। इसके साथ आपके पास जितने मल्टीपल भी चीजें आ जाएं कोई इसमें इशू नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद ये तो हो गया आपके पास सिंगल सिंगल एंटिटीज। अब कई दफा आप लोगों को इस तरह की मिलेगी, ये होता है की वैल्यू ऑपरेटर। जो ये अरे है, ये है की वैल्यू ऑपरेटर। इसमें ये की है, ये वैल्यू है, ये जेसन है। लेट्स सपोज आप चाहते हो कि मेरे पास जो नाम आ रहा है वो आए, यहाँ पे लिखा हुआ शाहरुख, यहाँ पे एज आ रही है, यहाँ पे एज लिखी आए इस तरह, और यहाँ पे डेजिग्नेशन आ रही है लेट्स सपोज ये आ जाए इस तरह। ठीक है। अब होगा सिनेरियो क्या, ये फॉर ईच का लूप क्या कर रहा है हमारे पास, हम इसमें रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं लेट्स सपोज रिकॉर्ड। अब यहाँ पे होता ये है, ये इतना पार्ट तो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे इसने पहले नेम के ऊपर जाना है, फिर एज के ऊपर जाना है, फिर इसने डेजिग्नेशन के ऊपर जाना है। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो भाई जहाँ पे चीज समझ ना आ रही हो, 1000 दफा पूछना, 1000 दफा पूछो, मैं जवाब दूंगा। लेकिन इसका सेशन का हमें फायदा होना चाहिए, हम यूज भी करें। जो चीज समझ ना आए जितनी दफा मर्जी जहां मर्जी रोके मुझसे पूछ लेना। नेम, ये है हमारा पहले जीरो इंडेक्स पूरा, ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स, ये हमारा सेकंड इंडेक्स पूरा, ये पूरा एक इंडेक्स है इंक्लूडिंग एरो पार्ट। अब क्या कर रहा है ये, इतने पार्ट के अंदर ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पूरे पूरे सेक्शन को, इस पूरे सेक्शन को। अब जिस तरह यहाँ पे आ रहा है एरो, उस तरह ही एरो यहाँ पे लगाया, और उसके बाद भी वैल्यू है, इसके बाद भी वैल्यू। इट मींस कि ये जो आपका वैल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल में इस पार्ट को, एरो के बाद वाले पार्ट को, ये एरो के बाद वाले पार्ट। इसकी याद रखनी, कई दफा हम भूल जाते हैं ये लूप, फॉर ईच लूप लगाते वक्त कि किस तरह करना है। तो उसमें ये उसका बेहतरीन हल ये है कि आपने एरो के बाद वाली वैल्यू यहाँ पे आ रही है, यहाँ भी एरो के बाद ही आ रही है। अब इसको हम चलाते हैं, इसके अंदर आ रहा है अब ये एक्स। एक्स जैसा कि मैंने आपको कहा ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे सेक्शन को। तो एरो से पहले जो वर्ड लिखा यहाँ पे इसको भूल जाओ, इस पार्ट को समझो, निग्लेक्ट कर दो कि ये नहीं लिखा हुआ। अब अगर आप इतने पार्ट को देखो तो ये टोटली रिजेंबल कर रहा है इसके साथ। यहाँ पे की आ रही है और एरो के बाद वैल्यू आ रही है। हमने यहाँ पे लिखा एक्स, एक्स मीन्स पहले नाम प्रिंट करेगा, नेम, यहाँ पे नेम आ गया। इक्वल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू उसकी शाहरुख, यहाँ पे शाहरुख वैल्यू आ रही है उसकी। इस तरह इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। ये बेसिकली हमारा फॉर ईच लूप है की वैल्यू पेयर को प्रिंट कराने का। ये टू डायमेंशनल अरे नहीं है, ये सिंगल डायमेंशनल अरे है। इसमें ये की वैल्यू ऑपरेटर्स हैं, ये मल्टी डायमेंशनल अरे वाला काम ये भी है। अच्छा, इसके बाद ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक का आप लोगों को आइडिया है कि अगर आप लूप किसी भी टाइम पे चाहते हो ब्रेक कर जाए तो वो ब्रेक कर जाता है। अगर कंटिन्यू बेसिकली ये होता है
कि आप चाहते हो कि एक आइट्रेशन स्किप हो जाए, लाइक इसमें हम आए, मैं कहता हूं कि इफ कलर इज इक्वल्स टू ब्लू, देन कंटिन्यू। अब ये क्या करेगा? ब्लू को उसने प्रिंट नहीं कराया। अब इसका सिनेरियो ये है कि कंटिन्यू का मतलब है यहीं से वापस चले जाओ, कंटिन्यू कर दो आगे की तरफ, अगली आइट्रेशन पे चले जाओ, यहाँ जहां कंटिन्यू आ गया उसने अगली आइट्रेशन पे चले जाओ। अगर आप यहाँ पे लिख दोगे ब्रेक, तो वो क्या करेगा, वो रेड और ग्रीन को प्रिंट कराएगा, ब्लू पे आके वो ब्रेक कर देगा, वहां पे उससे आगे चलेगा ही नहीं। अब यहाँ पे दो प्रिंट होंगे, ये ब्रेक की स्पेलिंग गलत, रेड और ग्रीन आ गए। तो ये कंटिन्यू और ब्रेक का फंक्शनैलिटी है। अब इसके बाद फंक्शन हमने कर लिए थोड़े बहुत। अरेज, अरेज में भी सिंपल, वो जीरो इंडेक्स से रिप्रेजेंट होता है। अगर आप पहले इंडेक्स को रिप्रेजेंट देखना चाह रहे हो, जीरो से होगा, फिर वन से, फिर टू से, इस तरह चल रहा है। क्रिएट आपने करनी है। अब उसके कुछ फंक्शंस हैं, लाइक एक काउंट फंक्शन है आपके पास, उसमें आप चाहते हो कि अरे के एलिमेंट जितने एट्रीब्यूट वगैरह वो काउंट कर लो। फिर उसके बाद ये कुछ एक्सरसाइज हैं, जब आप पीएचपी कर रहे होगे तो ये साथ साथ एक्सरसाइज करते रहना। इंडेक्स रे, ये इंडेक्स रे होती हैं जिसमें आप जीरो वन टू करके आप डाटा गेट कर लेते हो सिंपली। फिर एसोसिएटिव रे, इसको की वैल्यू पेयर वाली रे भी कह सकते हो, ठीक है, जिसका मैंने अभी हमने डिस्कस किया, वो बनाई है अभी हमने सारी। अच्छा, उसके अंदर ये सीन होता है कि लाइक लाइक आपने जिस तरह हमने वहां पे की वैल्यू लिखा था ना, की वैल्यू करके किया था, अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहो ना, इसके अंदर से डाटा निकालना चाहो, तो आप अरे का नाम लिख के उसकी जो भी यहाँ पे आपने नेम दिया होता है उसका, उसका नाम यहाँ पे यूज करके डायरेक्ट उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ये भी एक मेथड है उससे वैल्यू निकालने का। लाइक इसका आपको मैं सिनेरियो ये कहूंगा कि हमने, फॉर एग्जांपल हमने ये रखा हुआ है अपनी कोड के अंदर कि अगर कोई बंदा 60 साल से ज्यादा है, इसकी हम एग्जांपल एक लेते हैं। हम ये रखते हैं कि अगर हम कहते हैं जी हमारे पास कोई बंदा 60 साल से ज्यादा है, वो सीनियर सिटीजन होगा, और हम यहाँ पे अपने पास नीचे यहाँ पे एक चेक चेक कंडीशन लगाते हैं कि भाई अगर उसकी एज जो है वो इससे ज्यादा है, तो फिर हम क्या करते हैं, जो 60 साल से ऊपर वाले एज है उनकी वैल्यू गेट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 60। और यहाँ पे जो भी बंदा होगा जो उसका एसोसिएटिव वर्ड होगा बेसिकली, तो वो सीनियर सिटीजन के अंदर आ जाएगा। इसकी एग्जाम्पल ये है। इसके अलावा मल्टी डायमेंशनल अरे, अरे के अंदर एक और अरे। अब इसकी एग्जाम्पल उसने बताई हुई है कि ये देखें, ये कार्स है, यहाँ पे कार के अंदर उसने स्टॉक और सोल्ड तीन चीजें रखी हुई हैं। तो ये कार नेम, ये उसका स्टॉक, और ये उसकी सोल्ड प्राइस, कितने यूनिट उसके सोल्ड हो गए। ये मल्टी डायमेंशनल अरे है, मतलब एक अरे हमारी ये चल रही है, और उसके बाद एक अरे, अरे के अंदर अरे है। ये बेसिकली आपकी लाइक एक लूप के अंदर एक लूप लगा के आप प्रिंट करते थे वो उसे, सी प्लस प्लस में आप करके आए हुए हो यार, ये टू डिमेंशनल अरे, अरे कहते थे उसको, टू डिमेंशनल अरे पीएफ वगैरह के अंदर, जिसमें जब कभी आपने पढ़ा होगा यूनिवर्सिटी में स्टार प्रिंट करने को देते हैं यार, इस तरह स्टार प्रिंट करो, तो इस तरह प्रिंट करो, ये पैटर्न प्रिंट करो, तो वो नेस्टेड वो लगाते थे, आप लूप लगा के करते थे सारा काम। वो बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे आप एक एक लूप, अगर आप इसको इस तरह के डाटा को प्रिंट करना चाहते हो, तो आप फॉर एग्जांपल आप इसको प्रिंट करना चाहते हो कार्ड के डाटा को, तो आप पहले एक लूप लगाओगे इंडेक्सिंग के लिए, जीरो वन टू। आप लोगों के आसानी के लिए पहला आई आप यूज करते थे लूप, वो जो आई का लूप था आपका, वो आप बेसिकली लगाते हो इस पैटर्न के लिए, और बाद में आप लगाते थे एक जे का लूप, वो आप लगाते थे इस पैटर्न के लिए। तो इसमें दो लूप लगेंगे, अगर फॉर एग्जांपल आप इस डाटा को प्रिंट करवाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको दो लूप लगाने पड़ेंगे। अब मैं अगर फोर वाले सिनेरियो में जाऊंगा, तो यहाँ पे आएगा फोर आई, आई लेस देन लाइक फोर, जितनी उसकी लेंथ है आई प्लस प्लस, ये लूप। फिर इसके बाद एक नया लूप लगेगा, उसके अंदर आएगा जी जे, यहाँ पे
ये ऐसे आ गया। अब यहाँ पे आप लोग लिख दोगे इको कार्स, यहाँ पे आप लिखोगे आई, और यहाँ पे आप लिखोगे जे, और ये साथ डॉट बी आर। ठीक है, तो बेसिकली करेगा क्या, देखते हैं। पहले उसने ये प्रिंट कराया, उसके बाद बी आर दिया। सबसे पहले इस पे आया, इस पे आगे आई का लूप इस पे आ गया, फिर जे का लूप स्टार्ट हो गया। जे का लूप पहले 0, फिर 1, फिर 2। अच्छा, ये हमने ना एक आइट्रेशन ज्यादा इसकी लगा दी है, ये 3 तक होना है, एक इसलिए एम्प्टी लाइन प्रिंट कर रहा है। अब देखो, अब कोई एम्प्टी लाइन नहीं आ रही, वो 4 की आइट्रेशन की। अब ये 0, फिर 1, फिर 2, फिर आई का लूप आ, ये जे का लूप कंप्लीट हुआ, फिर ऊपर गया, आई अब इस पे आ गया, 0, 1, 2। ये मल्टी डिमेंशनल रे का 4 आएगा ना, 0 से स्टार्ट किया हुआ। इसमें है 0, 1, 2, 3। 0 to 3 मीन्स लेस देन 4। 4 इंडेक्स है, लेस देन 4 है, नीचे के अंदर लेस देन 3 है। तो इसके अंदर ये सिनेरियो है। इसके अलावा ये मल्टी डायमेंशनल रे है, ये भी यूज करने को आनी चाहिए आपको। इसमें भी कई दफा यूज करनी पड़ती है, लेकिन इतना ही नहीं है। अब सोर्टिंग रेस के कुछ फंक्शंस हैं, ये तो आपने जिस तरह सोर्ट करना है उस हिसाब से सोर्टिंग एल्गोरिदम वगैरह लगा लो। यार बेसिकली जब हमें पीएचपी के अंदर ये चीजें करने की जरूरत कम से कम पड़ती है, क्योंकि हम जब भी वेबसाइट वगैरह कर रहे होते हैं तो हम बैकएंड से डाटा लेके आते हैं, तो बैकएंड पे हम एसक्यूएल वाली साइड पे ही जो है ये सारा काम करके आते हैं, कि वहाँ पे सोर्टिंग वगैरह करके फिर लेके आते हैं डाटा। तो इसकी कोई जरूरत नहीं इतनी खास पड़ती, लेकिन फिर भी अगर कहीं जगह पे आपको जरूरत पड़ जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे काम हो रहा है। फिर उसके बाद आते हैं सुपर ग्लोबल्स। अब ये ग्लोबल के अंदर ग्लोबल वेरिएबल है, एक सर्वर है, रिक्वेस्ट है, पोस्ट गेट फाइल्स। अब इस इनके अंदर आपने ये पढ़ना है सुपर ग्लोबल्स क्या होते हैं। ये प्रॉपर आप पूरी इनका स्कोप सारी फाइल्स के अंदर होता है, जहां जहां पे आप ग्लोबल वेरिएबल्स एक दफा डिफाइन करते हैं उनका स्कोप सारी जगह होता है। कुछ इन्वायरमेंट की चीजें हैं। अब ये फाइल्स है, डॉलर फाइल्स के अंदर बेसिकली जब आप एक फॉर्म के थ्रू फाइल सबमिट करवाते हो ना, तो वो डॉलर फाइल्स के अंदर आती है। कई दफा ऐसे होता है कि हम इमेज सबमिट करा देते हैं, हम ढूंढ पोस्ट के अंदर रहे होते हैं, डॉलर पोस्ट के अंदर ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन डॉलर पोस्ट के अंदर नहीं आता, फाइल का कॉन्सेप्ट है। प्रॉपर पीएचपी उसको मैनेज करता है। ये बेसिकली स्ट्रीम्स कहते हैं इन्हें। जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं ना, तो हमारी स्ट्रीम्स रहती हैं बैकएंड के ऊपर। वो जो स्ट्रीम्स हैं, जब हमारी को देखते हैं इमेज है, फाइल है, या कोई और एक ऐसी एंटिटी है जो कि टेक्स्ट नहीं है, तो वो उसको क्या करता है, वो उसको फाइल्स में लोड कर देता है। तो वो जब भी आपको इमेज वगैरह लोड करना पड़ेगा तो आपको डॉलर फाइल से डाटा निकालना पड़ेगा, टेम्प नेम वगैरह, उसका आगे सिनेरियो है तो वो देखेंगे। डॉलर फाइल्स के अंदर करना पड़ता है। डॉलर गेट और डॉलर रिक्वेस्ट काइंड ऑफ सेम पर्पस के लिए है, बैकएंड पे इनका थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इतनी डेप्थ में जाने की आपको जरूरत नहीं है। डॉलर रिक्वेस्ट का बेसिकली जो एक्चुअल काम ये है कि रिक्वेस्ट के थ्रू जो डाटा आया वो गेट करो। मतलब इसका जो असल काम ये है कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे ID = 5 लिखूं, और मैं अगर चाहता हूं कि यहाँ पे मैं नीचे इसको गेट कर लूं, तो इसका मेथड ये होता है कि आप यहाँ पे लिखोगे प्रिंट डॉलर रिक्वेस्ट, और इसके अंदर आईडी लिख दोगे। तो ये बेसिकली रिक्वेस्ट का काम ये होता है कि वो हेडर के अंदर जो भी पैरामीटर आप देते हो ना, जो भी एट्रीब्यूट वगैरह आ रहे होते हैं, अब वो आप कर सकते हो। अब ये किधर आता है, यूज होता है कि लेट्स सपोज आपके पास कोई 50 रिकॉर्ड है। आप जब 50 रिकॉर्ड में किसी एक रिकॉर्ड पे क्लिक करते हो तो वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं। तो आप क्या करते हो, जब भी कोई रिकॉर्ड ओपन हो तो मैं लाइक उसके ऊपर लिंक डाल दूंगा कि यार जब भी ये रिकॉर्ड ओपन हो उसकी आईडी साथ चली जाए। मतलब पहले पे क्लिक हुआ है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, सेकंड पे क्लिक हुआ है तो 2 आ जाएगा, थर्ड पे है तो 3 आ जाएगा। फिर इसको मैं गेट करूंगा, इसकी डिटेल फैच करूंगा, उसके लिए डॉलर रिक्वेस्ट यूज करोगे, डॉलर रिक्वेस्ट यूज करके उसका डाटा निकाल लोगे। जो यूआरएल के साथ नहीं जाता, हिडन जाता है, वो पोस्ट के साथ जाता है। पोस्ट बेसिकली आपकी स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन है। जब भी आप एक फॉर्म सबमिट करवाते हो, जिस फॉर्म का आप चाहते हो कि पब्लिकली अवेलेबल ना हो, लेट्स सपोज के क्लाइंट को आपके नाम पता लगेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो आप फॉर्म के थ्रू डाटा भेजते हो, और उस डाटा के अंदर आप पोस्ट ही यूज करते हो। एक डिफरेंस है पोस्ट गेट और रिक्वेस्ट का, वो डिफरेंस आपको वही बताता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पे HTML के अंदर आ गए हम। यहाँ पे हम एक फॉर्म बना लेते हैं, लेट्स सपोज। अच्छा,
फॉर्म मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट एक्शन देते हैं हम अपनी फाइल का, लाइक यहाँ पे एक पीएचपी का फोल्डर बनाते हैं, इसके अंदर हम रख देते हैं लाइक लॉगिन डॉट पीएचपी। जो भी आप पीएचपी स्क्रिप्ट बैकएंड के लिए बनाते हो, उसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जो बैकएंड स्क्रिप्ट जिनका यूजर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, उनको आप एक पीएचपी के फोल्डर के अंदर स्टोर कर देते हो। इनका यूजर से कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपके बैकएंड के लिए। लेट्स सपोज यूजर ने सिर्फ फॉर्म देखना है, उसने सबमिट करना है, और वो बैकएंड पे क्या होना है वो आपका कंसर्न है, और आपकी फाइल एक अलग फोल्डर में होनी चाहिए, बैकएंड के पीएचपी के फोल्डर में, ताकि जो यूजर की जो इंटरफेस की फाइल है, यूजर इंटरफेस की एचटीएमएल की फाइल्स हैं, वो अलग हो, वो मेन यहाँ पे होंगी सारी। और जो आपकी पीएचपी की बैकएंड स्क्रिप्ट्स हैं, वो सारी एक पीएचपी के फोल्डर के अंदर आपने बना देनी है। अब लाइक मैं यहाँ पे एक फॉर्म बना रहा हूँ, ये फॉर्म बन गया हमारा। यहाँ पे इनपुट फील्ड डाल देते हैं हम ईमेल, इसका नाम रख लेते हैं हम ईमेल। ईमेल इनपुट पासवर्ड, इसका नाम हम रख देते हैं पासवर्ड। कभी भी शुरू में जब आप स्टार्ट कर रहे हो, आपने कभी भी ये जो ऑटोमेटिक टूल है, जैसे मैं यहाँ पे डॉट लिख के करता हूँ, ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी कभी भी, अनटिल आप प्रोफेशनल ना हो जाए। तकरीबन आपको 6 महीने साल हो गया काम करते हुए, तब आपको पता लग गया कौन सा एट्रीब्यूट है। कई दफ़ा ऐसे होगा, वरना कोड में ये चीज़ छोड़ दोगे, ये चीज़ बैठे रहोगे। अब देखो, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आपने पीएचपी खोली हुई है, तो वो आपको फॉर्म शो कर रहा है ये कलर। लेकिन जब आप डेवलपमेंट कर रहे होगे, तो आप इस चीज़ पे नोट नहीं करोगे, फंसे रहोगे 3 3 4 4 दिन, उसके बाद भी जो है ना आपको समझ नहीं आएगी कोड में हुआ क्या गलत। इसलिए शुरू में हमेशा ही आदत यही डालना कि खुद ही टाइप करने की आदत, ताकि आपको आइडिया हो। अभी आ गया हमारा फॉर्म, इसके बाद आ गया जी हमारे पास इनपुट सबमिट का बटन। इसकी वैल्यू रख देते हैं लाइक हम सबमिट लोकल होस्ट, और यहाँ पे आ गया। ये हमारे दो फॉर्म आ गए। ठीक है, यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ। अब ये कह रहा है ईमेल है, यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया ईमेल। ये आ गया आप लॉगिन डॉट पीएचपी की फाइल में, मीन्स के इधर। अब ये फॉर्म का सारा डाटा लेके हमारे पास इस बैकएंड की फाइल में आ गया। अब कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप लोग रिक्वेस्ट भेजते हो, लेकिन इस फाइल पे आपके पास डाटा नहीं प्रिंट हो रहा था। इस केस में तो चलो प्रिंट हो जाएगा ना आप लोगों के पास डाटा, क्योंकि हमें पता है। लेकिन कई दफा होता है कि आपको ये नहीं पता लगता कि यार मैं फॉर्म तो सबमिट करवा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हो कुछ नहीं रहा। अब तो यहाँ पे देखो ना, पोस्ट के थ्रू डाटा सारा जो भी उधर हमने प्रिंट करवाया है वो यहाँ पे आ गया। अब ये कौन सी अरे है जो हमने अभी अरे पढ़ी है, वो वाली एसोसिएटिव अरे, जो जेसन की वैल्यू पेयर वाली के, यहाँ पे हमने पासवर्ड के साथ ये की बन गई और ये उसका पासवर्ड बन गया। जैक वाली एग्जाम्पल की है अभी हमने, ये सिंपल वो आ गया उसका, वो ये यूज केस भी आ गया हमारे पास। अब देखो, आप इसको जज कैसे कर सकते हो कि आपकी रिक्वेस्ट सही तरह गई है या नहीं गई। आप लोगों ने अपने पास अपना नेटवर्क टैब खोलना है। अब नेटवर्क टैब के अंदर आपने यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाके ये नेटवर्क टैब खोल लिया। पहले वाली जितनी रिक्वेस्ट है यहाँ से डिलीट हो जाती हैं। इस केस में आके यहाँ पे हमने सबमिट किया, तो ये आपकी रिक्वेस्ट गई लॉगिन की, ये आपकी लॉगिन रिक्वेस्ट गई है। अब इसके अंदर आप पे लोड में आते हो। पे लोड इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग कि आप लोगों ने क्या अपने फॉर्म से पास किया, मींस के स्ट्रीम्स क्या चीज लेके गई है। ये आ रहा है लिखा कि फॉर्म डाटा, जो आपकी स्ट्रीम्स लेके गई हैं आपके बैकएंड फाइल पे। और ये आपके आ रहे हैं हेडर्स, आपकी इस फाइल पे यूआरएल डायरेक्शन गई है, इसका 200 कोड का मतलब है रिक्वेस्ट सक्सेसफुली चली गई है। अब पे लोड में आ रहा होता है हमने जो पैरामीटर भेजे हुए हैं सारे, और प्रीव्यू के अंदर आ रहा होता है ये जो रिस्पॉन्स का प्रीव्यू है। अभी देखो वहां पे हमने ये फाइल में ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी तो आप इस फाइल पे रीडायरेक्ट हो गए हो। ये हम समझो बहुत पुरानी प्रोग्रामिंग पे है, मतलब वेब के जहां से वेब स्टार्ट होती है। फिर इसके बाद एजेक्स आई। एजेक्स ने कहा कि आप एक पेज पे खड़े होकर सबमिट का बटन दबाएं, मैं वहां पे जाके रिक्वेस्ट भेज दूंगी ऑटोमेटिकली। मतलब कि एजेक्स का काम ये होता है कि आप विद इन
दैट पेज क्लिक करते हो, वो रिक्वेस्ट जनरेट कर देता है, पेज लोड नहीं करता। ठीक हो गया। अब वो रिक्वेस्ट जनरेट करके पेज लोड नहीं कर रहा, उसके अंदर आपको पता नहीं लगेगा, आप तो अपनी तरह से बटन दबाई जा रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता लग रहा रिक्वेस्टें जा रही हैं या नहीं जा रही, असल में उस फाइल तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार यही है, आपने नेटवर्क टैब खोलना है, बटन प्रेस करना है, अगर रिक्वेस्ट नेटवर्क टैब में आ रही है इट मीन्स कि आपकी रिक्वेस्ट जा रही है। अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पे या तो इसका ये 200 नहीं आ रहा होगा इसका रिस्पॉन्स कोड, या फिर यहाँ पे कोई एरर जनरेट हुआ होगा जिस वजह से वो शो कर रहा होगा कि यार ये फाइल नहीं फाउंड हुई या कुछ भी है, वो एरर आप सोल्व कर सकते हो। नेटवर्क टैब का वेब डेवलपमेंट के अंदर की रोल है, आपको पता होना चाहिए कौन सी रिक्वेस्ट कैसे आ रही है, कौन सी रिक्वेस्ट कैसे जा रही है। अब हम लेट्स सपोज जाते हैं जी google.com के अंदर। देखने की हद तक अगर हम देखें तो गूगल एक सिंपल सा सर्च इंजन है, हमें नहीं लगता कि वो ये बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन जब आप बैक एंड पे जाओगे तो ये रिक्वेस्ट जा रही है उसकी, इतनी रिक्वेस्ट है उसकी। अब गूगल के हम लोग कहते हैं यार गूगल ने जो कोड बनाया है वो बहुत अच्छा है। अब गूगल की रिक्वेस्टों के अंदर भी अगर आप देखोगे ना तो कई रिक्वेस्टें जो हैं वो फेल्ड भी हो रही होंगी, इसके अंदर कई रिक्वेस्टों के अंदर मसला भी होगा, देखो कहीं में 200 आ रहा है, कहीं पे 302 204, इस तरह की चीजें भी आ रही। मीन्स के ये एक सिंगल पेज के अंदर इतनी रिक्वेस्टें भेज रहा है वो, एक सिंपल सा सादा सा पेज जो हमें लग रहा है कि कुछ नहीं कर रहा फ्रंट एंड पे, लेकिन वो बैक एंड पे इतनी रिक्वेस्टें भेजता है। कई दफा हम देखते हैं google.com लोड हो रहा है और लोड के अंदर हमारा सर कर्सर घूमी जाता है कि पे लोड, और हम कहते हैं यार हमारा तो नेट ही बड़ा गंदा है, google.com नहीं लोड कर रहा। तो google.com इज नॉट ओनली google.com, वो पीछे बैक एंड पे काफी रिक्वेस्ट भेज रहा है। अब अगर आप इसको रिक्वेस्टों को देखो 62 रिक्वेस्ट भेज रहा है वो एक पेज लोड करने में। अगर आप इसी में कोई ट्विटर खोल लो, इसको खत्म कर दो, तो ये ट्विटर की रिक्वेस्ट आ रही है, ये ट्विटर ने अभी तक भेज रहा है ये देखो रिक्वेस्ट 153 155, पेज लोड होते होते उसने 155 रिक्वेस्ट भेजी हैं। अब ये चीजें एक वेब डेवलपर को आइडिया होना चाहिए शुरू स्टार्ट से कि आपने कैसे रिक्वेस्ट को जज करना है, कैसे काम होना है। अब बैक टू द टॉपिक कि हमारा यहाँ पे फॉर्म था, अब यहाँ पे डाटा आ गया हमारे पास। अब हम चाहते हैं कि इस डाटा को प्रॉपर तरीके से प्रिंट कराया जाए, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे ईमेल लिखते हैं जिस तरह है, यहाँ पे इको करवाते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कंकैटिनेशन द कोड, यहाँ पे वेलकम आ गया, यू एंटर्ड पासवर्ड। अब ये आ गया फर्क, जब आप लोग फॉर्म सबमिट करवाते हो और पेज को रीलोड करते हो तो वो आपको बताता है कि कंफर्म करो आपके आपने फॉर्म की रीसबमिशन करवानी है। ये तो है डॉलर पोस्ट के सिनेरियो में। डॉलर गेट के अंदर भी सेम यही सिनेरियो है, ये डिफरेंस है डॉलर गेट का और डॉलर रिक्वेस्ट का। अब मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोड भेजा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे हम लिखते हैं गेट पोस्ट का, तो आपको पता लग गया हिडन जाता है। अब हम गेट का भी देखते हैं, ये हमारा फॉर्म, इसको हमने सबमिट कराया, ये यहाँ पे आ गया वेलकम फलाना। अब ये चेंज इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट चेंज किए हुए थे। अब इसका तरीकाकार आप सेम यहाँ पे डॉलर रिक्वेस्ट यूज कर लो या डॉलर गेट यूज कर लो, काम सेम वही है, जिसमें दोनों काम प्रिंट करते हैं। डॉलर गेट जो है स्पेसिफिकली बना हुआ है हमारे पास फॉर्म डाटा गेट करने के लिए, और जो डॉलर रिक्वेस्ट है वो कुछ भी हेडर में आ रहा हो तो आप उसको गेट कर सकते हो। इसके अलावा अब अब इसी पेज को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब इस पेज के अंदर हम बूटस्ट्रैप वगैरह भी डालते हैं, मीटिंग मीटिंग। अच्छा, अब इस पेज के अंदर हम बूटस्ट्रैप डालते हैं, इस पेज को जरा बेहतर बनाते हैं।
ये तो है बूटस्ट्रैप सी, बूटस्ट्रैप 5 पे चले गए। BS5 फॉर्म्स। अब यहाँ पे ये डाल दिया। अब इसके बूटस्ट्रैप के लिंक्स हैं, ये हमने बूटस्ट्रैप के लिंक्स उठाए एज इट इज, ये दो यहाँ पे डाल दिए हमने अपने पास लिंक। पेज हमारा लॉगिन है, टाइटल हम इसका रख देते हैं लॉगिन। ठीक है, यहाँ पे आए, सॉरी, बैक पेज। शक्ल बेहतर होनी शुरू हो गई है। अब इसके अंदर हम ये करेंगे जी कि अपने पास इसको दे दिया क्लास कंटेनर। ठीक है, इसको हमने दे दिया div call MD4। ले जी, हमारा फॉर्म आ गया सेंटर में। अब इसमें हमारा बटन रह गया, बटन बटन बटन। बटन में हमारा आ गया। अब इसे सबमिट कराया, ये यहाँ पे आ रहा है। अब इसको दोबारा वो पोस्ट करते हैं। आपने कभी जहमत की हो ये सोचने की कि अगर आप लोगों का पासवर्ड हैक, पहले देखा था हमने कि हमारी वेबसाइट हैक हो जाती थी। अब उस वेबसाइट को हैक करने की रीज़न ये थी कि हम लोगों के पासवर्ड जो है ना, पहले इंक्रिप्टेड स्टोर नहीं होते थे। बड़ी पुरानी बात है ये, अब की नहीं बात, बहुत पुरानी बात है कि वेबसाइट हैक हो गई या कुछ हो गया। वो वेबसाइट के हमारे पासवर्ड इंक्रिप्टेड नहीं होते थे। मतलब कि जब हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते ना, आपने देखा होगा कि आपने ये रिक्वेस्ट भेजी, लाइक नेटवर्क टैब के अंदर रिक्वेस्ट भेजी, तो कई एक्सटेंशंस होती हैं आपकी, जो ये आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट जा रही होती है ना, कई एक्सटेंशन होती है। मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड की नहीं है। अब ये क्या करती हैं बेसिकली, ये आपके जितने भी ये जो आपकी पड़ी है ना चीज़ें हैं यहाँ पे, ये चीज़ों की जितनी भी आप नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजेंगे वो सारी नेटवर्क रिक्वेस्ट को ट्रैप करती हैं। आपने किसी रिक्वेस्ट पे वेबसाइट पे जाके पासवर्ड एंटर किया तो ये बेसिकली सारा डाटा चला जाना उसके पास। अब इस तरीके को बचाने के लिए हैशिंग है, पासवर्ड हैशिंग इन PHP। पासवर्ड हैश, MD5 हैश, ये है एक पासवर्ड हैश। ये सिंपल क्या करता है आपका, जो भी आप वैल्यू लिखते हैं, दो तीन तरीके का आ रहे हैं, मैं करके भी दिखा देता हूँ। अब आप डेटाबेस में स्टोर करने लगे हो, ये डाटा आप डेटाबेस में स्टोर करने लगे हो, तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे पासवर्ड हैश लिखो। अब क्या होगा, जब ये इधर आएगा तो पहले MD5, पहले MD5 देख लेते हैं। ये आपके पासवर्ड को इंक्रिप्ट कर देगा, एक अलग स्ट्रिंग बना देगा। डेटाबेस में जब भी पासवर्ड स्टोर करना है, हमेशा कोई ना कोई हैशिंग टेक्निक, ये तो एक MD5 है, ये डिफॉल्ट यूज करते हैं ज्यादा। एक पासवर्ड हैश है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है वर्जन नो लॉन्गर रिटर्न फॉल्स ऑन फेलियर वैल्यू एरर, ये सारी पासवर्ड ऑर्गेनाइज। अब ये इसका बताया मैंने पासवर्ड हैश के लिए, इसके साथ आप ऐसे यूज करते हो पासवर्ड हैश, लाइक आप पासवर्ड हैश करोगे, कोलन लगाओगे, उसके बाद पासवर्ड डिफॉल्ट लिखोगे। अब यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करोगे तो ये एक अलग इनकोडिंग टेक्निक है। लेकिन जहाँ इसका फायदा है वहां पे इसका थोड़ा सा नुकसान भी है, कि अगर आपने अपनी डेटाबेस के अंदर ये कर दिया स्टोर,
अब आपका अपना बंदा भी, कोई डेवलपर भी ये नहीं देख सकता। अब ये मैंने फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाया, मेरे पास एंड यूजर मेरे पास काम कर रहे थे, अब मेरा कोई अपना बंदा भी ना पासवर्ड नहीं देख सकता। ये रिवर्ट नहीं होते, इनक्रिप्ट हो जाते हैं। डिक्रिप्ट का कोड इन्होंने आज तक किसी को भी नहीं दिया, और ये मिल भी नहीं सकता। उसकी रीजन ये है क्योंकि ये टाइम स्टैम्प के ऊपर चल रहा होता है। वो सेकंड, वो मिनट, वो टाइम दोबारा जिंदगी में आना ही नहीं जो गुजर गया, इसलिए इसको कोई बंदा डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। इन्होंने टाइम स्टैम्प के साथ यूज किया हुआ है, टाइम स्टैम्प इसके अंदर ऐड हो जाती है। अब जब टाइम स्टैम्प वो या तो आपको वो वक्त वापस लाना पड़ेगा किसी तरीके से, ना वो वक्त वापस आना, ना इसको कोई डिक्रिप्ट कर सकता। अभी तक नहीं को कर सका डिक्रिप्ट, आगे को कर दे तो पता नहीं। इसका बेनिफिट ये है। अब आपका नुकसान पहले हम देख रहे थे, अब इसका नुकसान ये है कि भाई आपने फॉर एग्जांपल अब करना लॉगिन, आप अपने यूजर को तो नहीं कह सकते कि भैया आपका पासवर्ड हमने डिक्रिप्ट करके स्टोर कर दिया इंक्रिप्ट करके, अब आपने ये पासवर्ड याद रखना है। उसने बेचारे ने तो एडमिन 1 2 3 एंटर किया, अब आप ये तो नहीं उसको कहोगे भाई इतनी लंबी स्ट्रिंग याद रख ले, वो तो बेचारा मर जाएगा, खत्म होगी कहानी। तो अब इसका आप लोगों के हिसाब से सोल्यूशन क्या बनता है कि मतलब हम किस तरह पासवर्ड मैच करेंगे। लेट्स सपोज कोई बंदा लॉगिन करता है, तो वो लॉगिन करने के बाद हम लोग उसका पासवर्ड और यूजर नेम मैच करते हैं ना, कि मतलब इसका यूजर नेम और पासवर्ड वो है जो हमारे पास डेटाबेस में पड़ा हुआ है, यही करते हैं। अब पासवर्ड ही चेंज हो गया, ना तो हम यूजर को कह सकते हैं कि भाई पासवर्ड इतना लंबा याद रख, और ना यूजर ये रख सकता है। तो अब हम, आपके मुताबिक क्या सोल्यूशन है इसका, कि क्या तरीकाकार है इसका कि। हम्म। समझा नहीं, बताओ। तो अगर ऐसे तरीके जो पासवर्ड इसमें करते हैं मतलब क्या करते हो। उसकी डेटाबेस हम्म। MD5 से हम जाके अपनी पूरी भी हम भाई आप MD5 पे जाते हो, MD5 पे जाते हो ना। अब हम MD5 पे पास भी जाते हैं, ये तो नहीं क्लाइंट को कह सकते कि भाई एडमिन ये MD5 हमने वेबसाइट दे दी है, अपना पासवर्ड वाले वहां जाके एंटर कर। आज तक कभी मैंने वेबसाइट पे हमने ऐसे किया कि हमने उसको कहा होगा या नीचे लिख देना है कि भाई अपनी वेबसाइट का पासवर्ड MD5 जनरेटर वाली वेबसाइट पे जाओ, वहां से हैश जनरेट करो, वो लाके हमें दोगे तो होगा, ये तो नहीं ना कभी हुआ। हाँ, हम तो अपना डेली पासवर्ड लगाते हैं और वो लॉगिन हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। नहीं। तो ऐसे हो सकता है कि जिस तरह एक पासवर्ड है इस पर अगर इस तरह के लॉजिक लिखते हैं कि पहला वर्ड जो है एस वही रहे उसके बीच में एक आ जाए। इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। अगर इतना हम फ्लो दे देंगे तो हमारी वेबसाइट भी 2 दिन के बाद लिखा आएगा कि दिस इज हैक बाय फलाना फलाना, और लिस्ट में ऐड हो जाएगी। अच्छा इसकी ये है, इसका हिंट ये है कि बेशक आप इसको 50 दफा रीलोड कर लो, वो एडमिन 1 2 3 की डिक्रिप्शन की सेम ही रहेगी। ये नहीं है कि मैं इसको अब दोबारा लोड करूंगा तो ये इसको कुछ और शो करवा देगा। ओहो, ये पासवर्ड हैश है ना, इसको पासवर्ड हैश कर रहा है। MD5 के अंदर जो पासवर्ड के लिए यूज होती है ना बेसिकली, उसके अंदर ये सिनेरियो बिल्कुल नहीं है कि आपने एक दफा, मतलब ये MD5 पहले आपको दिखा ही देता हूँ। ये MD5 जो हम यूज करते हैं, इसको आप बेशक जितनी दफा मर्जी रीलोड करो, वो उसको सेम ही रख रहा है। इससे कुछ जेन में बात आई हो कि हम क्या करें। यानी कि पासवर्ड के साथ उसका ये जो इंक्रिप्शन कोड भी होगा वो भी साथ चला जाएगा फिर डेटाबेस में दो चीजें रहेंगी। नहीं, विसर जाएंगे, डेटाबेस में हम डाल ही ये ना, डेटाबेस वाले को तो पता ही कोई नहीं। इसका सोल्यूशन ये है कि अगर एक इसका सेम रहता है ना, MD5 का हैश जनरेटर कोड सेम रहता है, तो हम लेट्स सपोज अगर यूजर एक ऑथेंटिक यूजर आया, वो अगर डालता है admin.1 2 3, उसको इंक्रिप्ट करेंगे तो वो भी तो यही बनेगी ना। तो फिर हम पासवर्ड मैच नहीं असल में कर रहे होते, हम जो इंक्रिप्टेड कीज होती हैं वही मैच कर रहे होते हैं। अब यूजर आया, यूजर ने अगर admin.1 2 3 डाला तो वो भी स्ट्रिंग मैंने आपको बताया यही सेम जनरेट होगी। तो हम जो इंक्रिप्टेड स्ट्रिंग्स है वो मैच करके हम ऑथेंटिकेट कर लेंगे कि ये एक्चुअल यूजर है या नहीं। ये तरीका कार है इसका। अब इसके अलावा हमने फॉर्म्स देख ली हैं। जेक्यूरी का आइडिया आप लोगों में से किस किस को, आपने की है जेक्यूरी, आपको भी है आइडिया, आपको भी है, आपको जेक्यूरी का आइडिया नहीं है। ठीक है, पहले तो अब ये है कि PHP को जरा थोड़ा हजम करो। ठीक है, अब PHP में मतलब कि आप घर जाके प्रैक्टिस करो, इस पे फॉर्म वगैरह कैसे सबमिट होते हैं, रिपोर्ट सबमिट करवाओ वगैरह, कुछ चीज़ें देखो। इसको बूटस्ट्रैप के साथ यूज़ करके फॉर्म वगैरह प्रॉपर तरीके से सेटअप कराओ, बैक एंड पे डाटा लेके जाओ, उसके ऊपर को काम करो। लेट्स सपोज मैं यहाँ से 2 नंबर कैलकुलेटर बना लो, मैं कैलकुलेटर दे रहा हूँ, उसके साथ 3 4 नंबर ऐड कर रहा हूँ,
वो एंड पे मुझे बता दे कि प्लस करूँ, प्लस का बटन दबाऊँ तो वो प्लस करके अगले पेज पे शो करा दे, माइनस करूँ तो माइनस करके शो करा दे। इस तरह की चीज़ें करो, इसके ऊपर काम करो। फिर हम नेक्स्ट टाइम जो है हम एसक्यूएल देखेंगे, और नेक्स्ट टाइम जो है हम इसके ऊपर डेटाबेस की क्यूरीज वगैरह कैसे चलाते हैं वो सारा देख लेंगे, और जेक्यूरी का भी आइडिया ले लेंगे। नेक्स्ट टाइम जेक्यूरी से स्टार्ट करेंगे, फिर हम इसकी माई एसक्यूएल वगैरह सारा कुछ के डेटाबेस के साथ कनेक्शन किस तरह होते हैं और वो तरीक़ेकार देखेंगे नेक्स्ट टाइम। डेटाबेस का आप लोगों को आइडिया, माई एसक्यूएल का आइडिया है? माई एसक्यूएल का आइडिया है अब? ठीक है। हाँ, वो माई एसक्यूएल का आइडिया आप लोगों ने ले लेना है। उसका तरीकाकार ये है कि आप जिसके पास पीएचपी इंस्टॉल होगा उसके बाद ये भी इंस्टॉल होगा, लोकल हैश पीएचपी माई एडमिन। यहाँ पे जाएं आप लोग, आप नहीं अपनी डेटाबेस क्रिएट करें। इस तरह डेटाबेस क्रिएट होती है यहाँ पे, ठीक है। इस डेटाबेस के अंदर आप एक कॉलम क्रिएट, टेबल क्रिएट कर लें, कोई भी नाम रख के 4-5 कॉलम बना के डेटाबेस नेट से। अगर आप नेट पे जाएंगे ना, आप लिखेंगे यहाँ पे डमी माई एसक्यूएल डेटाबेस, तो ये आपको कई डेटाबेस डमी मिल जाएंगी। इसके अंदर ये डेटाबेस पड़ी हुई है, सबमिट रिक्वेस्ट स्कीमा एक्सपोर्ट, ये स्कीमा एक्सपोर्ट डेटाबेस विद जनरेटेड डाटा। अब ये एक डेटाबेस पड़ी हुई है। इस तरह ये आप प्रॉपर इनको डेटाबेस कई वेबसाइट से मिलेंगी आपको डेटाबेस, वो आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करें और उसको फाइल को ला के यहाँ पे इंपोर्ट कर दें, वो डेटाबेस यहाँ पे खुद ही क्रिएट हो जाएगी। फिर उसके साथ माई एसक्यूएल वगैरह के सिंटैक्स वगैरह उसके साथ सिलेक्ट कैसे करते हैं डाटा, उसमें से गेट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, ज्वाइन से पहले पहले तक। ज्वाइन नहीं नहीं, ज्वाइन क्यूरी का, माई एसक्यूएल का ज्वाइन होता है, तो उसके एक लॉजिक है वगैरह। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा घर में देखना शुरू करो, तो उसके बाद नेक्स्ट आगे वीक में आपको कुछ बेसिक आइडिया हो माई एसक्यूएल का। आपने भी डेटाबेस पढ़नी है 5वें सेमेस्टर में जाके। हाँ, अभी आपको डेटाबेस का आइडिया नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश करोगे कुछ ये W3 स्कूल से खोल के थोड़ा बहुत होना उसकी लो, ताकि आपको आइडिया हो। बाकी नेक्स्ट सैटरडे जो है, ना भी आइडिया हुआ तो हम बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको काफ़ी चीज़ें हद तक समझ आ जाएंगी, और अगली दफ़ा JQuery और माई एसक्यूएल करेंगे।